हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री की क्लास। आज हम 11 के सबसे इम्पोर्टेंट या यूँ कहें कि कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनमें से एक केमिकल बॉन्डिंग भी है। केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के बाद आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी लगेगी। तो केमिकल बॉन्डिंग को हमको बहुत ढंग से पढ़ना है। केमिकल बॉन्डिंग में हम डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, VSEPR थ्योरी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्सेट्रा पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्चुअल में बॉन्ड होता क्या है। बेसिकली बॉन्ड जो होता है वो कोई भी दो एटम और दो आयंस जो हैं वो जब कंबाइन करते हैं तो उनके बीच में जो कंबाइंडिंग फोर्स है उसको हम बॉन्ड बोलते हैं। और एटम और आयंस कंबाइन करके मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। एटम और आयन जब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं तो वो अनस्टेबल होते हैं एक्सेप्ट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, क्योंकि उनका वो फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होने के कारण वो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंटली भी स्टेबल है। अदरवाइज अदर एटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और आयंस में Na+, Cl+, कॉपर+2, जिंक+2, कैल्शियम+2, NO3-, SO4-, क्लोराइड, Cl-, Br-, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सारे इंडिपेंडेंट फॉर्म में तो अनस्टेबल है, लेकिन ये जब कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करके और मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं और मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होके स्टेबिलिटी गेन करते हैं। तो दो एटॉमिक और दो आयोनिक स्पीशीज के बीच में जो कंबाइंडिंग फोर्स है उस फोर्स को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो ये जस्ट स्टार्टिंग है द फोर्स विच होल्ड द एटम्स और आयंस टुगेदर within the molecule is called a chemical bond. Chemical bonding takes place due to acquire a state of minimum energy and maximum stability and to convert atoms into molecules to acquire stable configuration of the nearest noble gas. यानी हम ये सब अभी डिस्कस करेंगे कि जैसे सोडियम है, ठीक है, तो हम ये सारे पॉइंट अभी डिस्कस कर ही रहे हैं। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर एनर्जी ज़्यादा है, इफ एनर्जी इज हायर तो स्पीशीज इज अनस्टेबल, एनर्जी इज लोअर स्पीशीज इज स्टेबल। तो हमेशा हर आयन, एटम, हर सिस्टम अपने आप को लोवेस्ट एनर्जी लेवल में सेटल करना चाहता है। हम ये एटम से ही पढ़ रहे हैं कि एटम में भी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी लेवल में ही आता है क्योंकि वो वहीं स्टेबल है। अब यहाँ पर जो बॉन्ड है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करते वक्त हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड डिस्कस कर रहे हैं। इन टाइप्स ऑफ बॉन्ड के अंदर आयनिक बॉन्ड है जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। पहले हम टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग को डिस्कस कर लेते हैं। उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड। इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है वो मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मेटल का Z इफेक्ट कम है, मेटल के जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली रिलीज होकर केटायन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह से नॉन मेटल को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं। नॉन मेटल्स इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करके और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है वो बेसिकली मेटल एंड नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। तो जब एक मेटल प्लस नॉन मेटल, ठीक है, मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये तो केटायन फॉर्मेशन करता है क्योंकि मेटल के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और ये एनायन फॉर्मेशन करता है।
मेटल से नॉन मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। तो मेटल तो केटायन में कन्वर्ट हो जाता है एंड जो नॉन मेटल है वो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। सपोज करो मेटल ने n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, मेटल ने n इलेक्ट्रॉन्स, अब n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 हो सकती है, और n की वैल्यू क्या होगी बेटा, n की वैल्यू n इक्वल्स टू 1, 2 एंड 3। जैसे सोडियम है तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, ठीक है, तो n इक्वल्स टू 1, 2, 3 नंबर ऑफ n जो ये इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं बेटा। मेटल के वैलेंसी शेल से 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ नॉन मेटल की तरफ, मेटल से 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए मेटल से। जनरली मेटल जो है, मेटल है बेटा, देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है और उनके वैलेंसी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड ग्रुप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनके वैलेंसी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। फिर एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इनके ये हो गया 13 ग्रुप, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनके वैलेंसी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जनरली मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, जनरली मेटल्स के मेटल जो होते हैं वो 1, 2 और 3 ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अब जैसे कार्बन हो गया तो कार्बन के वैलेंसी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन इज अ नॉन मेटल, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो केटायन और एनायन है, ये जो केटायन और एनायन है, यानी मेटल पर पॉजिटिव आयन, मेटल तो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और नॉन मेटल नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इनके बीच में जो, अब इन दोनों स्पीशीज के बीच में, इन दोनों स्पीशीज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब दो डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब फोर्स बिटवीन टू आयंस। जैसे केटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन होगा तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो नेगेटिव आयन और दो पॉजिटिव आयन के बीच में रिपल्शन होगा तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्या या तो हमें ये हुआ। अब हम इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। तो एग्जांपल मैं ले रहा हूं इसके अंदर, तो यहां पर हम देखो, यहां पर जैसे ये सोडियम एटम है और ये क्लोरीन एटम है, तो सोडियम के 281, क्लोरीन हो गया 287। तो क्लोरीन के वैलेंस, क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, सोडियम मेटल है, तो सोडियम का वैलेंसी शेल से ये 1 इलेक्ट्रॉन, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन, या n की वैल्यू 1 हो गई। और इस केस में क्या हो गया, ये Na+ बन गया और ये Cl- बन गया, और फिर ये Na+ और Cl- एक दूसरे के पास में आके एक दूसरे से कंबाइन कर जाएंगे और आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। ये 2,8 हो गया और ये 2,8,8 हो गया। ये 2,8 जो हो गया, ये नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, 10 नियॉन का होता है बेटा। और ये 2,8,8 ये हो गया आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो यही है कि मैंने अभी डिस्कस किया ही था कि यहाँ पर ये नियरेस्ट नोबल गैस, तो सोडियम का नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है? नियॉन। तो मेटल अपने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तब तक रिलीज करेगा जब तक कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो जाए। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते ही वो नियरेस्ट, मतलब वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कन्वर्ट हो गया, यानी सोडियम नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कन्वर्ट हुआ। इसी तरह से
क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके आर्गन लाइक इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन, तो इन दोनों में नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन आ गया Na+ और Cl- में। फिर इन्होंने कंबाइन करके क्या बना दिया, दिस इज द आयनिक कंपाउंड, ये इट इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। और ये जो आयनिक कंपाउंड हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी फोर्स को हम आयनिक बॉन्ड बोल रहे हैं। इसका मतलब बॉन्ड क्या है, बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हम और कुछ एग्जांपल देखें तो ये देखो आप, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम और क्लोरीन, तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 282, ये हो गया 287, ये हो गया 287। तो मैग्नीशियम जो होगा इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इसके पास 2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स मींस, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब आउटरमोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, सेकंड ग्रुप के वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स 2 है। एल्यूमिनियम के वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स 3 है। तो मैग्नीशियम जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो मैग्नीशियम पर 2+ चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन पर -1। अब आप देख लो यहाँ पर मैग्नीशियम भी अपने नियरेस्ट नोबल गैस में कन्वर्ट हुआ और दोनों क्लोरीन एटम भी नियरेस्ट नोबल गैस में कन्वर्ट हुए। अब ये जो Mg+2 और Cl- है, ये अब सारे के सारे आयंस जितने भी हैं, अगर ये 1 मोल है और ये 2 मोल है, ये 1 मोल आयन है और ये 2 मोल आयन है, तो ये 1 मोल और ये 2 मोल आयन सारे के सारे एक साथ कंबाइन करेंगे और एक साथ कंबाइन करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, MgCl2 में। और MgCl2 इज द आयनिक कंपाउंड। तो यहां पर इस तरह से ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। मेटल जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मेटल जिसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं, तो मेटल अपने वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को नॉन मेटल की तरफ शिफ्ट करके मेटल इटसेल्फ केटायन में कन्वर्ट हो जाता है, नॉन मेटल इटसेल्फ एनायन में कन्वर्ट हो जाता है, नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन फॉर्म होते हैं, ये एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करके और क्रिस्टल फॉर्म में और कंपाउंड फॉर्म में आ जाते हैं। ये देखो बेटा, यहाँ पर वापस ये हो गया 282 एंड ये 26। तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 हो गई बेटा, यानी यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट हो रहे हैं और फिर ये MgO बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम और भी एग्जांपल देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल पॉइंट है। अच्छा, अब यहाँ पर आता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो ये जो n है, n इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। n जो है वो है इलेक्ट्रोवैलेंसी है। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रोवैलेंसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ मेटल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड बाय मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ मेटल। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हुई। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करते हैं ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम की जो इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई वो 2 हो गई। एल्यूमिनियम जब आयनिक बॉन्ड बनाता है तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है टू नॉन मेटल
तो हम इसको क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो गई 3। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ मेटल ये हुआ। और अब इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ नॉन मेटल क्या हुआ, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ नॉन मेटल हो गया, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ अ नॉन मेटल इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय एन एटम ऑफ नॉन मेटल। एक नॉन मेटल का एटम आयनिक बॉन्ड बनाते समय जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो उस नॉन मेटल की इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके F-, Cl-, Br-, I- बनाते हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जिसको हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जिसको हम हेलोजन भी कहते हैं, तो हेलोजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके O-2 आयन बना रहा है, तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो 2 है। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके और नेगेटिव आयन बनाता है और फिर वो आयनिक बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है मेटल के साथ, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 हुई। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इन जनरल इलेक्ट्रोवैलेंसी की वैल्यू क्या होती है, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी की जो वैल्यू होती है वो जनरली 1, 2, 3 होती है। 4 रेयर केस में मिलती है, फिर 5, 6 होती ही नहीं है। तो आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोवैलेंसी की जनरल वैल्यूज क्या होती है, तो 1, 2, 3, ठीक है। 4 वेरी रेयरली मिलेगी, बहुत कम केसेस में मिलेगी। 5, 6, 7 तो होता ही नहीं है, ठीक है। एनीवे, तो एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन अ मेटल एटम ट्रांसफर 1 और मोर इलेक्ट्रॉन टू अ नॉन मेटल एटम, ठीक है। अब यहां पर ये फिक्स है कि अगर हम ये देखें तो जो फर्स्ट पॉइंट है, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मतलब आयनिक बॉन्ड, द एटम विच चेंज इनटू केटायन पॉजिटिव आयन शुड possesses 1, 2, 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, मैंने अभी बता ही दिया। द अदर एटम विच चेंज इनटू एनायन शुड possesses 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंसी शेल। देखो आप समझो बात को, जैसे आपने देखा, एक एग्जांपल ले लेता हूं, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ठीक है। और यहां क्लोरीन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, ठीक है। अब सोडियम के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये मेटल है, सोडियम के वैलेंसी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम के वैलेंसी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम के वैलेंसी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो जिसको मैं ब्लू कर दिया मैंने, ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है, यानी आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहां पर अगर क्लोरीन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 287 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 286 हो जाएगा, ये हो जाएगा 285 हो जाएगा, ठीक है। तो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ठीक है ना। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, मैग्नीशियम 2 करेगा और एल्यूमिनियम 3 करेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है। और क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्लोरीन गेन करेगा 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन गेन, क्योंकि 7 होंगे तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा और 288 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके O-2 में कन्वर्ट हो जाएगा और 288 में कन्वर्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके 288 में कन्वर्ट हो जाएगा। और सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन गेन ट्रांसफर करके Na+ में Mg+2 में Al+3 में, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो +1, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो ये +2, ये 3 इलेक्ट्रॉन निकला तो ये है। तो आप देख लो नॉन मेटल के केस में तो ये नॉन मेटल के केस में तो क्या हो जाएंगे, इनके वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ऑक्सीजन के वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऐड करेगा। तो नॉन मेटल के तो वैलेंसी शेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
और मेटल के वैलेंसी शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट था बेटा। तो अब उसके बाद जो मेटल और नॉन मेटल है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, आप देख लो सोडियम और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। सो मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है और नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि आयनिक बॉन्ड तभी बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनने की प्रोबेबिलिटी और फिजिबिलिटी बोलो, आसानी से कब बनेंगे आयनिक बॉन्ड? जब मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम हो, यानी मेटल का जेड इफेक्ट बहुत कम हो और वो बहुत ही जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता हो, और नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो, यानी नॉन मेटल का जेड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो। नॉन मेटल वो अच्छे हैं जो जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, यानी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल, यानी मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी और नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, आयनिक बॉन्ड उतना इजीली फॉर्म होगा। ध्यान दो, तो a high difference of electronegativity of the two atoms is necessary for the formation of an electrovalent bond. Electrovalent bond is not possible between similar atoms. दो सिमिलर एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है क्योंकि दोनों का जेड इफेक्ट सेम होता है। जैसे HH कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, Cl Cl2 बनेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, O2 N2, तो ये सब कोवेलेंट बॉन्ड से बेटा। और सोडियम मेटलिक बॉन्ड बनेगा, मैग्नीशियम मेटलिक बॉन्ड बनेगा। आयरन का जो आप पीस देख रहे हो, आयरन के जो ऑब्जेक्ट देख रहे हो, उसमें सारे आयरन एटम मेटलिक बॉन्ड से बॉन्डेड रहते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड और मेटलिक बॉन्ड क्या है, ये हमारे नेक्स्ट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है देयर मस्ट बी ओवरऑल डिक्रीज इन एनर्जी मस्ट बी रिलीज फॉर दिस एन एटम शुड हैव। मैं ये डिस्कस कर लेता हूं। देखो मैंने आपको, हम जो स्टूडेंट मेरी रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं, यहाँ जिन्होंने एटम से अच्छे से स्टडी कर रखा है तो उनको मालूम है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एनर्जी डिक्रीज होती है। ये तो हमेशा याद रखो बेटा कि जो एनर्जी है, एनर्जी जो है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू repulsion force. Energy is directly proportional to repulsion force and inversely proportional to attraction force. तो energy is directly proportional to repulsion force और inversely proportional to attraction force. ठीक है, तो repulsion force और attraction force, जितना ज्यादा attraction होगा और उतनी ज्यादा stability आ जाएगी, क्योंकि attraction force बढ़ने से एनर्जी डिक्रीज होती है। तो मोर एनर्जी है वो लेस स्टेबिलिटी को बताती है, अनस्टेबिलिटी को बताती है, वो अनस्टेबिलिटी को बताती है। और लेस एनर्जी जो है, किसी भी सिस्टम की लेस एनर्जी स्टेबिलिटी को बताती है। तो जैसे Na+ और Cl- है, तो Na+ और Cl- जब एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो ये एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करेंगे। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो जब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ये जब आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो ये एनर्जी रिलीज करेंगे। क्या रिलीज करेंगे? एनर्जी रिलीज होगी, और इस एनर्जी रिलीज होने की वजह से इसकी जो हो जाएगी, ये हो जाएगा लेस एनर्जेटिकल, ये हो जाएगा लेस एनर्जी वाला। और लेस एनर्जी मतलब इसमें क्या आ गई? स्टेबिलिटी आ गई। तो जब भी दो आयन, केटायन और एनायन, आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होगी। यानी ये देखो, ये Na+ और Cl- ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जैसे इनमें अट्रैक्शन फोर्स ऑपरेट होगा तो ये एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट करेंगे। तो ये Na+ Cl-
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एनर्जी रिलीज हुई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एनर्जी रिलीज हुई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एनर्जी रिलीज हुई। तो जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो जब केटाइन और एनाइन आपस में पास में आते हैं तो वो जब आयनिक कंपाउंड बनाते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनते ही उसमें कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड लेटिस एनर्जी। आयनिक कंपाउंड के केस में हम उसको डिस्कस करेंगे। ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? लेटिस एनर्जी। हम लेटिस एनर्जी का इसी वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो जब 1 मोल क्रिस्टल फॉर्म होता है उसके गैसियस आयन से, यानी 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl- जब कंबाइन करेंगे और 1 मोल NaCl बनेगा तो इस फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? उस एनर्जी को हम लेटिस एनर्जी कहते हैं। अब हम इसके ये देखो, देयर मस्ट बी ओवरऑल डिक्रीज इन एनर्जी। अभी डिस्कस किया आयनिक बॉन्ड बन रहा है, एनर्जी मस्ट बी रिलीज्ड। फॉर दिस एन एटम शुड हैव लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड अदर एटम शुड हैव हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बिल्कुल सही है। देखो ये सेकंड पॉइंट तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर एक्सप्लेन किया हुआ है, थर्ड पॉइंट आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बेस पे। मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी, मेटल का आयोनाइजेशन पोटेंशियल जितना कम होगा, देखो आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी एक ही बात है। तो मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जितना कम होगा मेटल उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा। नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब गेन, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। तो नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म में आंसर पूछे तो आप बोलोगे कि मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा आयनिक बॉन्ड उतना जल्दी बनेगा। और अगर ये थर्ड वाला पॉइंट भी अपनी जगह सही है कि मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी जितना कम होगा उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन देके केटायन बनाएगा। नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव आयन बनाएगा। फोर्थ है हायर द लेटिस एनर्जी ग्रेटर विल बी द केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। बिल्कुल सही है। अभी मैंने बताया लेटिस एनर्जी क्या होती है। बेसिकली मैंने बताया आपको लेटिस एनर्जी जो है, ठीक है ना। तो ये देखो, ये Na और ये Cl, अब ये Na+ बन गया और ये Cl- बन गया। अब यहां से क्या हुआ, वो ये यहां से 1 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, ये 281 था और ये 287 था। दोनों नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में कन्वर्ट हो गए। अब जब ये दोनों कंबाइन करके, क्या बना रहे हैं, ये जब दोनों कंबाइन करके NaCl बना रहे हैं तो ये जो एनर्जी रिलीज होगी, ये बनते समय जो एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? लेटिस एनर्जी। इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? लेटिस एनर्जी। अब ये लेटिस एनर्जी जो रिलीज हुई, जिसको मैं यहां Le लिख रहा हूं, ये Le, अगर ये Le मोर है, Le मोर कब होगा? ज्यादा एनर्जी, ये वाली ज्यादा एनर्जी कब लगेगी? जब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। तो लेटिस एनर्जी अगर ज्यादा निकली है तो ज्यादा तभी निकलेगी जब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, केटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो कम एनर्जी रिलीज होगी, यानी कम लेटिस एनर्जी होगी। क्योंकि ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है ना, ये जब केटायन और एनायन अट्रैक्ट कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है, उसको लेटिस एनर्जी बोल रहे हैं। अब अगर इन दोनों के बीच में वीक फोर्स होगा तो लेटिस एनर्जी कम रिलीज होगी। तो लेटिस एनर्जी कम, अगर लेटिस एनर्जी कम रिलीज हो रही है मतलब केटायन और एनायन के बीच में वीक फोर्स है। लेटिस एनर्जी लेस। अब समझना, लेटिस एनर्जी लेस का मतलब क्या हो गया? देयर इज वीक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन या अमंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, ठीक। लेटिस एनर्जी अगर कम है तो देयर इज वीक अट्रैक्शन फोर्स
ठीक है, देयर इज वीक अट्रैक्शन फोर्स अमंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। तो आयनिक कंपाउंड लेस स्टेबल, ये रिलीज होने वाली एनर्जी, ये एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज होगी इसकी एनर्जी उतनी कम हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी एनर्जी क्या है, लेटेस्ट एनर्जी निकलने से क्या हो गया, एनर्जी ऑफ NaCl कंपाउंड क्या हो गई, डिक्रीज। मैं डिक्रीज ऐसे लिखता हूं, आपको मालूम है। तो लेटेस्ट एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, सॉरी NaCl की एनर्जी डिक्रीज हो गई। अगर लेटेस्ट एनर्जी, देखो यहां लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा निकली है, तो ये दोनों कंबाइन करके ये बना रहे हैं, और ये दोनों कंबाइन करके जब ये बना रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है, ये दोनों कंबाइन करके जब ये बना रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर ये एनर्जी ज्यादा रिलीज हो गई तो इसकी एनर्जी कम हो गई, टंकी में से पानी ज्यादा निकल गया तो बचा हुआ पानी कम है। तो इसी तरह से ये दोनों मिलकर जब NaCl बना रहे हैं तो NaCl बनते समय ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई तो NaCl की एनर्जी तो कम हो गई, और NaCl की एनर्जी कम हो गई तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया, और जो एनर्जी रिलीज हो गई वो है लेटेस्ट एनर्जी। तो ये तो बाहर निकली हुई, लेटेस्ट एनर्जी क्या है, जो बाहर निकली, सराउंडिंग में आई। ठीक है, तो लेटेस्ट एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, तो लेटेस्ट एनर्जी जितनी ज्यादा होगी तो उसका जो आयनिक कंपाउंड बनेगा उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। अगर लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है तो उसकी एनर्जी कम है, अगर लेटेस्ट एनर्जी ये ज्यादा है यानी ज्यादा रिलीज हो गई तो कम है, यानी टंकी में से पानी ज्यादा निकल गया तो बची हुई टंकी में पानी कम है। तो इसी तरह से NaCl बनते समय ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई, NaCl बनते समय ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ये NaCl बनते समय ये एनर्जी ज्यादा रिलीज हो गई तो इसकी कम हो गई, और इसकी एनर्जी कम हो गई तो कम एनर्जी लेस एनर्जी स्टेबिलिटी को बताती है। तो इसका मतलब लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ, लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। जो लेटेस्ट एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। मोर इज द लेटेस्ट एनर्जी, ठीक है, मोर इज द लेटेस्ट एनर्जी, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ दिस आयोनिक कंपाउंड। क्यों, समझ में आ गया? वापस बता रहा हूं, दोनों कंबाइन कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो गई, एनर्जी रिलीज हो गई तो ये दोनों कंबाइन करते, अगर ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं और ज्यादा एनर्जी निकल गई, ज्यादा एनर्जी निकल गई तो इसकी एनर्जी तो कम हो गई क्योंकि इसी में से तो एनर्जी निकली है, और ये जो ज्यादा एनर्जी निकल गई, ये जो एनर्जी निकल गई इसको लेटेस्ट एनर्जी बोल रहे हैं। तो लेटेस्ट एनर्जी आयनिक बॉन्ड बनते समय निकली हुई एनर्जी है, तो निकली हुई एनर्जी जितनी ज्यादा होगी तो बची हुई एनर्जी आयनिक कंपाउंड में कम हो जाएगी और वो आयनिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये लेटेस्ट एनर्जी से मैंने आपको रिलेशन बताया। और लेटेस्ट एनर्जी होती क्या है? लेटेस्ट एनर्जी होती है, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, इट इज अमाउंट ऑफ, लेटेस्ट एनर्जी की जो डेफिनेशन है, एलई की जो डेफिनेशन है, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when 1 mole of ionic compound is formed from its gaseous ions, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, जैसे ये देखो Na प्लस Cl माइनस NaCl, और जो एनर्जी रिलीज हुई, सपोज करो x किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई, तो ये x किलो जूल पर मोल क्या हो गई? NaCl की लेटेस्ट एनर्जी हो गई। और ये है सॉलिड है, ये गैसियस है। इसी तरह से अगर मैं Mg+2 की बात करूं, 2Cl माइनस, तो ये MgCl2 सॉलिड,
y किलो जूल पर मोल। 1 मोल बनना चाहिए। ये देख लो, ये भी 1 मोल है। 1 मोल आयनिक कंपाउंड फॉर्म करना है अपन को, तो यहां 1 मोल NaCl बनाने के लिए 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl- लेंगे, और ये दोनों कंबाइन करके ये, और ये X इज द लेटिस एनर्जी ऑफ NaCl, Y इज द लेटिस एनर्जी ऑफ MgCl2। अब MgCl2 में हमको क्लोरीन कितने चाहिए? MgCl2 में हमको क्लोरीन 2 चाहिए, इसीलिए यहां मैंने 2 क्लोरीन लिए हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो O-2 Z, तो ये XYZ इज द लेटेस्ट एनर्जी। तो 1 मोल Mg+2 और 1 मोल O-2 कंबाइन करके 1 मोल हमारे को क्या बनाना है? आयनिक कंपाउंड। तो 1 मोल आयनिक कंपाउंड फॉर्म करने के लिए 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनेगा, तो जो एनर्जी रिलीज हुई उसको हम क्या बोलेंगे? लेटिस एनर्जी। किससे? उसके गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयन, जैसे NaCl के गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयन क्या? Na+ और Cl-, MgCl2 के Mg+2 और 2 क्लोराइड आयन। ठीक है, यहाँ 2 AlCl3 हो गया, तो 1 Al+3 और 3 Cl-, उस फॉर्मूले से समझ में आ जाएगा। और लेटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, XYZ की वैल्यू क्या बताती है? XYZ की वैल्यू से हम इन आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। NaCl, MgCl2 और MgO की जो प्रिडिक्ट करनी है क्या? स्टेबिलिटी। तो कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? इस XYZ। ठीक है, जो वैल्यू ज्यादा है मतलब वो आयनिक क्रिस्टल होता है ज्यादा स्टेबल है। लेटिस एनर्जी जितनी ज्यादा है, इसका मतलब उस आयनिक क्रिस्टल के अंदर केटायन और एनायन के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी वो बहुत क्लोजली पैक्ड है और एक दूसरे को टाइट बांधे हुए हैं, एक दूसरे को रिजिडली बाउंडेड किए हुए हैं। यानी इसका मतलब जिसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा है, तो मैं अगर इन कंक्लूजन्स पे आऊं कि मोर, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं मोर लेटिस एनर्जी। ध्यान दो, मोर लेटिस एनर्जी, मोर लेटिस एनर्जी मतलब क्या हो जाएगा? मोर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ, मोर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन among positive and negative ions। ठीक है, मोर लेटिस एनर्जी, तो मोर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? ये मोर स्टेबल हो जाएगा। मोर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसके हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाएंगे, हाई बॉइलिंग पॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि अब ये एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, एक दूसरे से स्ट्रांगली अट्रैक्ट हैं, तो हाई, और मोर हार्ड हो जाएंगे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज इसमें आ जाएगी। और लेस में सब उल्टा हो जाएगा। लेस के अंदर ये हम मोर लेस लेटिस एनर्जी, तो लेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो लेस स्टेबिलिटी, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, लेस हार्ड। तो ये सारे, तो इससे हम कुल मिला के लेटिस एनर्जी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, जिससे हम आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आयनिक कंपाउंड क्यों हार्ड होते हैं, तो हम बोलेंगे आयनिक कंपाउंड इसीलिए हार्ड होते हैं क्योंकि आयनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ केटायन और एनायन, आयनिक कंपाउंड्स में नंबर ऑफ केटायन और एनायन एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, और इसे जब वो एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो रिजिड हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। इस वजह से उनके मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड आयनिक कंपाउंड, जैसे सॉलिड नमक,
मैं जो सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं, जो आप डेली रूटीन में देखते हो, सॉल्ट, नमक। नमक NaCl है जो किचन में होता है। सॉरी बेटा। तो नमक जो है NaCl जो है वो किचन में है, आप देख लो सॉलिड है, वो इलेक्ट्रिसिटी पास, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो वो बेड कंडक्टर है। आयनिक सॉलिड आयनिक कंपाउंड्स आर पुअर और बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चे इसमें आंसर गलत लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको वाटर में डाल देंगे तो आयनिक कंपाउंड जनरली वाटर में बहुत तेजी से डिसॉल्व हो जाते हैं। आपने पानी में नमक डाला हुआ, ये हर पर्सन ने कभी ना कभी लाइफ में नमक को पानी में डाले, ये तो देखते हैं कितना इमीडिएटली डिसॉल्व हो जाता है वो। तो जैसे ही NaCl वाटर में डिसॉल्व हुआ, जैसे ही NaCl को हमने नमक को वाटर में डिसॉल्व किया, तो ये जो NaCl था, ये NaCl जब सॉलिड है तो इसके आयंस क्या हैं? इसके आयंस रिजिड हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ये अंदर गया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? Na+ और Cl- में, और रेंडमली Na+ और Cl- सॉल्यूशन में मूव करेंगे। लेकिन अब अगर हम इसमें करंट, अगर अब अपन इसमें, ठीक है ना, करंट पास करें I, यानी अगर मैं इसमें क्या पास करूं, करंट पास करूं, तो इसमें ये करंट पास हो जाएगी और इधर हमारी करंट बंद हो गई। तो अब बेटा बाकी बचा हुआ पोर्शन में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा क्योंकि लाइट चली गई है। तो थैंक यू सो मच।